हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली 20 सितंबर 2020 को वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल रसायन विज्ञान को। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया की दर से संबंधित एमसीक्यूज करवाया था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा थ्योरी करवाना चाहिए, उसके बाद एमसीक्यूज कराएंगे, तब ज़्यादा मजा आएगा, तब ज़्यादा आनंद आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य एवं गतिक प्रकृति। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं और रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है दोस्तों क्या होती है और उसके और क्या क्या प्रकार होते हैं, थोड़ा सा हल्का से एकदम हल्का फुल्का चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अपने साम्य वाले टॉपिक पे तुरंत आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो पदार्थों के आपस में मिलने से उनके गुण तथा उनके संगठन में परिवर्तन होता है और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस अवस्था को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एकदम साधारण से आप उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये रहा आपका C प्लस ये है आपका ऑक्सीजन। ये दोनों के आगे मिल जाए, कार्बन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है। ठीक है, अब इन दोनों पदार्थों के मिलने से क्या होता है, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ये क्या निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों मतलब कि ये C और O2 ये दोनों मिलके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। तो ये जो है आपका, ये जो क्रिया हुई दोनों के बीच में इस उत्पाद को, यानी कि देखिए ये जो C होता है इसको कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। ये O2 जो होता है इसको अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की परिभाषा में। तो ये जो है आपका अभिकारक है दोनों, और ये दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं। वो क्या नाम है उसका, CO2। ठीक है, तो ये दोनों इधर वाले जो हैं आपका उत्पाद या क्रियाकारक, आपकी जगह अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं, और दोनों के मिलने से जो चीज का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक नए गुणधर्म वाले एक पदार्थ का निर्माण किए लोगों ने, एक गैस का निर्माण किया। तो ये जो अवस्था है कि जब दो चीजें मिलती हैं और रिएक्शन करती हैं और रिएक्ट करके कुछ नई चीज बनाती हैं, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम साधारण सी चीज है। ठीक है, अब इसमें जो है आपके सिलेबस में बोला है भाई कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है, मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। ये सारा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट में आपको बना दूंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि पहला वीडियो जो है मैंने MCQs पे दे दिया था, तो उसमें क्या मैंने डिटेल नहीं किया। मुझे लगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, बाद में जो है थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो है मैं इसको सोच रहा हूँ कि पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद लगे हाथ साथ ही साथ में MCQs भी करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मैं पूरा डिटेल इसका आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हल्का हल्का समझ लाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक, तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है, रिवर्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक वापस बन सकता है। मतलब दोनों तरफ जो है ये रिएक्शन हो सकता है। अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से क्या है, अभिकारक भी बन सकता है। ठीक है, ये होता है, मतलब दोनों साइड जब अभिक्रियाएं होती है रिएक्शन होता है। एकदम सिंपल है। और दूसरा है अणु उत्क्रमणीय। इसका मतलब ये होता है कि केवल अभिकारक से उत्पाद बन सकता है, लेकिन वापस जो है उत्पाद से आप जो है अभिकारक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज होता है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है। मंद अभिक्रियाएं का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली होता है, बहुत समय लेता है। जैसे कि मान लीजिए लोहे पे जंग का लगना। ठीक है, Fe+O2 = FeO, है ना। तो ये क्या होता है, लोहे पे जंग लगना एक धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने लोहा छोड़ा और दूसरे दिन आके देख रहे तो उसने पूरा जंग पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये मंद अभिक्रिया है जिसका रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है। तीव्र अभिक्रिया का मतलब होता है बस जैसे ही आपने मिलाया और अभिक्रिया चालू हो गई, तो वो क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप
एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, चूने में आप पानी डालोगे, देखना एकदम बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके शुरू हो जाता है, तो वो क्या हुआ, आपका तीव्र अभिक्रिया हो गई। अगला है आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। देखिए कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं दोस्तों जो करने के बाद ऊष्मा निकलता है ना, गर्मी निकलता है, ऊष्मा निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी का मतलब यही है कि ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया है जिनके दौरान ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें नहीं निकलती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ना, कार्बन प्लस O2 करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कार्बन जलेगा तो कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगी, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जिनमें नहीं निकलती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो एकदम हल्का फुल्का मैंने आपको इंट्रो दे दिया सबका। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक वो है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और साथ में उसका क्या है, गतिक, उसकी गतिक प्रकृति क्या होती है। चलिए देखिए, आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं हम लोग कि जो रासायनिक साम्य होता है दोस्तों, ये होता क्या है। तो देखिए, अभिक्रिया जो भी होती है, रिएक्शन जो होता है, तो अभिक्रिया के दौरान ही, ऐसा नहीं कि सामने कोई अलग चीजें, नई चीजें, अभिक्रिया या रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन चलता रहता है दो क्रिया कारकों के बीच में, तो उनकी बीच में एक अवस्था आती है ना। मतलब कोई भी देखिए काम होता है तो बीच में एक अवस्था आती है, एक स्थिति आती है। तो उसी प्रकार से जब रिएक्शन चलता है तो उनकी बीच की एक अवस्था आती है कि जब दोनों की सांद्रता, ठीक है ना, दोनों की सांद्रता क्या होती है, वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो जब ये स्थिर हो जाता है ना, यही बिंदु जो है कहलाता है साम्य हो गया। क्या हो गया आपका, ये चीज हो गया रासायनिक साम्य प्राप्त हो गया। ठीक है, सांद्रता मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये जो है आपका एक स्थिर हो जाता है। इस स्थिति को जो है हम कहते हैं कि रासायनिक साम्य की स्थिति प्राप्त हो गई है। मैंने एक परिभाषा दिया है, अब मैं इसको समझाता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। एक ग्राफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ जो है मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये जो नीचे वाला है समझ लीजिए कि एक समय है, और ये ऊपर वाली लाइन जो है सांद्रता है इसकी। ठीक है, अब हम लोग जो है कोई क्रिया कारक रिएक्टेंट्स जो है वो चीज को डालते हैं, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलाते हैं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो जो समय के अनुसार देखेंगे हम लोग, तो जब दो चीजें मिलाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो क्रिया कारक है उसकी जो सांद्रता है वो क्या होगा, पहले तो शुरू में सेम रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही वो आपस में मिलेगा, धीरे 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 उसकी सांद्रता तक क्या होगा, घटना चालू हो जाएगी। और इस तरह से ग्राफ में देख सकते हैं, घटते 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 ये कम होते जाएगा, नीचे आते जाएगा। और जो उत्पाद है, क्योंकि भाई दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कुछ चीज मिलके एक नया उत्पाद बना रहे हैं ना, तो इधर इसकी सांद्रता कम होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, तो एक नया प्रोडक्शन, एक नया पदार्थ जो है बनता जाएगा। तो वो जो है एक नया उत्पाद बनते जाएगा तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, मतलब उस पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाएगी। जो नया बन रहा है, जो नया जनरेट हो रहा है, तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। और आपके जो क्रिया कारक थे, अभिकारक थे, ठीक है, ये जो है धीरे धीरे इसकी सांद्रता कम होती जाएगी, और कम होने के बाद जो है एक सीमा पे आके वो रुक जाएगा। और देखना, आप यहाँ से देख सकते हो कि उत्पाद और क्रियाकारक दोनों एक सेम लाइन पे चलना चालू हो जाएंगे। ये जो सेम लाइन पे आके यहाँ पे इक्वल होना चालू हो जाएंगे, ये स्थिति कहलाती है आपका रासायनिक साम्य। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में क्या आ जाता है, स्थिरता आ जाता है, इनकी सांद्रता में स्थिरता आ जाता है। इनके रिएक्शन में स्थिरता नहीं आता है, इनकी सांद्रता में क्या आता है, स्थिरता आ जाता है। और यही अवस्था कहलाती है आपकी रासायनिक साम्य। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिंपल, समझ आया आपको। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। ठीक, तो ये होता है बेसिक कि ये साम्य होता क्या है, रासायनिक साम्य होता क्या है। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं मैं, जब अभिक्रियाएं होती हैं दो क्रियाकलापों के बीच में, तो उस दौरान दोनों क्रियाकलापों के बीच में जब कह सकते हैं कि रिएक्शन होता रहता है, तो जब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो जब जो क्रियाकलाप होते हैं उसकी मात्रा में, उसकी सांद्रता में जो है कमी आती जाती है, और एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है, उत्पाद बनते जाता है, और एक स्थिति आती है जब दोनों की सांद्रता समान हो जाती है, तो यह स्थिति कहलाती है रासायनिक साम्य। ठीक है, अब एकदम बेसिक है। अब किन परिस्थितियों में, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें ये होता है। ऐसा नहीं कि आपने मिला दिया है ना और ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए,
इसकी परिस्थितियां होती हैं दोस्तों, एक तो ये बंद जार में होगा, सदैव एक बंद जार के अंदर ही होगा। और दूसरा इसका एक परिस्थिति ये है कि इसकी मतलब कह सकते हैं बुनियादी जरूरत ये है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान ही ये हो सकता है, ठीक है, अनु उत्क्रमणीय में नहीं होगा। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल जो रिएक्शन होगा, मतलब आपका अभिक्रिया से उत्पाद और उत्पाद से अभिक्रिया दोनों ही तरफ जब ये चलेगा अभिक्रिया, ऐसी कंडीशन में जो है बंद जार के अंदर जो है आपको रासायनिक साम्य की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं में बात कर रहे हैं कि भाई हमेशा बंद जार में ही देखने मिलेगा, और जब बंद जार में देखने मिलेगा तो जो खुद से जो है ये आपका अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक खुद ही बनाएगा जब बंद जार में रहेगा। तो मतलब एक स्वतः ही चालू हो जाता है उत्क्रमणीय, ठीक है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो कंडीशन आपको पता रहना चाहिए, पूछ सकता है विशेषता में। इसके बाद जो है इसकी और क्या विशेषता होती है, क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं जो है वो स्थिर हो जाती हैं, स्थिर होती हैं, तभी तो हम क्या कहते हैं कि साम्य की अवस्था प्राप्त हो गई है। ठीक है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि क्रियाकारक से पदार्थ बनता है, उत्पाद बनता है, उत्पाद से पदार्थ बनता है, तो दोनों तरफ जो है चलता है। रिएक्शन की जो दर होती है, अग्र दर होती है, आगे भी चलता है और पश्चात भी चलता है। मतलब इसको शॉर्ट में जो है RF और RBB कहते हैं दोस्तों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों तीव्र हो जाता है, ये दोनों क्या होता है, तीव्र हो जाता है, क्योंकि अभी आपके इसमें है ना रासायनिक साम्य और गतिक प्रकृति, यही गतिक प्रकृति है कि दोनों तरफ जो इसकी गति जो है तीव्र हो जाती है। इसको हिंदी में अग्रिम अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो, ये जैसे मैं एक बार और आपको आराम से समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगा। देखो, ये है आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। ठीक है, जब रिएक्शन हुआ, ये दोनों अभिकारक में रिएक्शन हुआ तो बना एक नया उत्पाद। अब ये बंद जार के अंदर है दोस्तों, बंद जार के अंदर है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, क्रियाकारक से जो है उत्पाद बनने लगा और उत्पाद से क्या हो रहा है, क्रियाकारक बनने लगा। तो दो मतलब इधर से जा रहा है तो अग्रिम अभिक्रिया है और इधर से वापस आ रहा है उत्पाद से जो है क्रियाकारक बना रहा है, तो ये प्रतीप अभिक्रिया है। ये दोनों की दर में तीव्र गति हो जाती है। ठीक है, ये चीज समझ गए, ये भी इसकी विशेषता में शामिल होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं साम्य की अवस्था में, इक्विलिब्रियम की अवस्था में क्या होता है, सभी मापनीय गुण जो होते हैं, जो जिससे हम माप सकते हैं। देखिए, जब ये रासायनिक क्रिया होती है तो कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। ठीक है, जिसमें मान लीजिए कोई रंग बदल जाएगा किसी का, है ना, या कह सकते हैं उसके घनत्व तो बदल जाएगा उसका, ठीक, तापमान बदल जाएगा। मैं बोला ना, कभी कोई ऊष्मा पैदा करेगी, कोई ऊष्मा पैदा नहीं करेगी, तो ये सब मापनीय गुण हैं। ठीक है, साम्य की अवस्था में जो भी मापनीय गुण होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। जैसे कि आपका दाब स्थिर हो जाएगा, ताप या ऊष्मा गर्मी उसकी स्थिर हो जाएगी, घनत्व तो इसकी स्थिर हो सकता है, सांद्रता, रंग जो है उसका जो है स्थिर हो सकता है। ठीक है, ये सारे मापनीय गुण स्थिर हो जाते हैं, मतलब एक जगह आके रुक जाएंगे। जैसे साम्य होगा ना, जैसी साम्य की अवस्था आएगी, जो भी उस पदार्थ का गुण होगा, जो मापनीय गुण होगा, वो भी स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, हमको दिखने लगेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हम एक जार लेते हैं, उस जार में मैंने हाइड्रोजन डाल दिया और आयोडीन डाल दिया। ठीक है, अब ये दोनों में क्या होना चालू, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, दोनों रिएक्शन करना चालू किए और दोनों रिएक्शन करके क्या बनाए, आपका HI बनाए, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयोडाइड बनाए। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन करके एक नया क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब कि ये दोनों जो रिएक्टेंट है, दोनों जो है अभिकारक हैं, ये उत्पाद भी बना रहे हैं और उत्पाद से क्या बन रहा है, आपका वापस अभिकारक भी बन रहा है। और जार के बंद है, इसलिए जार के अंदर बंद है, तो ये दोनों चीज बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो आयोडीन होता है उसका कलर होता है बैगनी रंग। शुरू में जब मैंने हाइड्रोजन के साथ जो है इसको मिलाया तो पूरा जार नीले रंग का हो गया, लेकिन जब ये आपस में रिएक्शन करना चालू किए तो धीरे धीरे क्या बनना लग गया, HI बनने लग गया। तो जैसी साम्य की स्थिति आई, मतलब कि जैसे ही आपका
इसकी सांद्रता, किसकी, अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता बराबर हुई, वैसी जो क्या होता है बैगनी रंग ना एक निश्चित, जैसे साम्य का, पर धीरे धीरे जैसे उत्पाद बनेगा धीरे धीरे बैगनी रंग कम होते जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी, है ना। तो बैगनी रंग कम होते जाएगा और एक समय के बाद जो है वो एक स्थिर रंग पे ठहर जाएगा, एक फीका रंग होके ठहर जाएगा। तो यहाँ हमको समझ आ जाएगा कि भाई इसकी जो मापनीय गुण है ये जो है स्थिर हो गया है। ठीक है, समझ आई बात। तो यही चीजें साम्य की अवस्था में सभी मापनीय गुण जो है स्थिर हो जाते हैं, ये इसकी विशेषता होती है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि देखिए कभी कभी थोड़ा सा घुमा कर पूछ सकता है कि भाई साम्य की स्थिति में यदि उत्प्रेरक डाल दिया जाए, कैटालिस्ट डाल दिया जाए, उत्प्रेरक डाल दिया जाए, तो क्या ऐसी गति में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है उसकी गतिक प्रकृति पूछ रहा है भैया। तो ये बताना भी जरूरी है कि देखिए जब भी हम उत्प्रेरक डालेंगे साम्य की अवस्था में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साम्य बिंदु पे। ठीक है, मतलब साम्य है जहां पे है वो बिल्कुल साम्य रहेगा, लेकिन उसका वेग जो है, अब पूछेगा भैया कि उत्प्रेरक डालते हैं तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए क्या होता है, साम्य तो जो है सेम रहेगा लेकिन जो वेग जो है वो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र की तरफ वेग बढ़ेगा। देखिए आगे अगर मान लीजिए बढ़ेगा, यानी कि अभिकारक से उत्पाद की तरफ वेग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्पाद की तरफ से लेकर आपका इधर अभिकारक की तरफ भी वेग बढ़ जाएगा। सीधी बातों में बात की जाए तो उत्प्रेरक डालने पर साम्य की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इनके वेग में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और समय जो है थोड़ा कम हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान देना। ठीक है ना, समय कम हो जाएगा, वेग में वृद्धि हो जाएगी और साम्य अवस्था सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई। ठीक है, अब थोड़ी सी हल्की से कह सकते हैं एक्स्ट्रा में आपको और बातें बतला देता हूं, जैसे कि डेल्टा जी होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बतला देता हूं मैं आपको डेल्टा जी के बारे में। डेल्टा जी मतलब क्या, गिब्स। ठीक है ना, किसी भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था में, किसी भी अभिक्रिया में कोई भी रिएक्शन हो रहा है और यदि साम्य की अवस्था में है तो गिब्स मुक्त अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जीरो रहता है। ठीक है, यदि आप पूछेगा भाई कि साम्य की अवस्था में डेल्टा जी का क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, कि कोई परिवर्तन नहीं रहता, कि अपरिवर्तनीय रहता है, तो आपको ध्यान रखना है डेल्टा जी हमेशा शून्य रहता है। गिब्स जी अवस्था होती है जो शून्य होती है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए किसी सेल के अंदर में साम्य की अवस्था आ जाती है, ई सेल के अंदर आ जाती है, तो ये तो क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है वो भी शून्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेल में यदि साम्य की अवस्था है तो विद्युत वाहक बल भी जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका साम्य। रासायनिक साम्य क्या होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। रासायनिक साम्य क्या होता है, जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, तो जैसे जैसे वो आपस में मिलते जाते हैं उनकी सांद्रता में कमी आती जाती है और इधर जो उत्पाद है वो बढ़ते जाता है और उसकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। दोनों एक निश्चित बिंदु पे बराबर हो जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं, दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है और यही अवस्था कहलाता है आपका साम्य की अवस्था। दो तीन कंडीशन है इसके लिए, एक कि भैया एक बंद जार के अंदर ये स्थिति हो सकती है साम्य की। इसके बाद जो है दूसरी मैंने बताया कि उत्क्रमणीय अवस्था शुरू हो जाती है। जैसे साम्य होता है उत्क्रमणीय अवस्था शुरू हो जाती है, हमको लगता है कि साम्य की स्थिति हो गई, मतलब कि अब अभिक्रिया नहीं हो रही, जबकि गलत है। ऐसा नहीं होता, स्थिर दिखता है पर असल में स्थिर नहीं रहता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया चालू हो जाने का मतलब ये है कि अभी तक तो जो है अभिकारक उत्पाद बना रहा था, अब उत्पाद जो है वो अभिकारक बनाने लग जाता है। दोनों तरफ रिएक्शन चालू हो जाता है और ये दोनों तरफ का जो रिएक्शन चालू होता है इसी को हम गतिक कहते हैं, गतिक की दर कहते हैं। उत्प्रेरक डालने पे गतिक की दर और तेज हो जाती है, लेकिन साम्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और क्या बताया मैं आपको, जब साम्य की अवस्था में इसके जो मापनीय गुण होते हैं वो भी स्थिर हो जाते हैं। जैसे उसका ताप है, दाब है, घनत्व है, रंग है, जो चीजें हैं वो सब क्या हो जाती हैं, वो भी स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आसानी से रासायनिक साम्य क्या है और इसकी गतिक प्रकृति क्या होती है। एकदम साधारण सा है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। अब हम दोस्तों फटाफट इसके एमसीक्यूज को कर लेते हैं।
ठीक है, तो चलिए याद देखते हैं फटाफट इसके एमसीक्यूज को। निम्न बातों पे विचार करें। पहला है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय अनुसार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय अनुसार क्रिया कारक बढ़ता है। दूसरा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय अनुसार उत्पाद घटता है। तीसरा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ती है। और चौथा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद की सांद्रता घटती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय अनुसार क्रिया कारक बढ़ता है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जो क्रिया कारक है, रिएक्टेंट्स हैं, वो बढ़ते हैं। तो आप बताइए बढ़ेगा क्या? हम कुछ डाल रहे हैं भाई रिएक्शन करने के लिए, तो वो पदार्थ घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो ये पहला लाइन गलत हो गया। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद घटता है। अब रिएक्शन होकर कुछ उत्पाद बनाएगा तो उत्पाद घटेगा कैसे? ये तो हो नहीं सकता। तो ये भी जो है कथन गलत है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ती है क्या? नहीं। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसकी सांद्रता घटते घटते एक फिर स्थिरता प्राप्त कर लेती है। तो पहले शुरू में घटती, फिर बाद में एक स्थिरता में आ जाती है। तो ये कथन भी जो है गलत है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, किसका नहीं बढ़ता? क्रिया कारक का, रिएक्टेंट्स का नहीं बढ़ता है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद की सांद्रता घट जाती है। तो मैंने आपको बताया, जब क्रिया कारक आपस में जो है रिएक्ट करेंगे तो कोई उत्पाद बनेगा। तो उत्पाद जब बनेगा तो उसकी सांद्रता भी बनेगी। भाई उसका अस्तित्व तो आ रहा है ना सामने, तो सांद्रता बनती जाएगी बनती जाएगी। तो जब बनती जाएगी तो बढ़ेगा। अब बढ़ते हुए फिर भी बढ़ते बढ़ते वो भी एक स्थिरता प्राप्त करेगा। तो यहाँ लिखा है घट जाता है, तो ये भी जो है पॉइंट गलत है। तो इस प्रकार से चारों कथन जो है दोस्तों ये गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, क्रिया कारक एवं उत्पाद की शुरुआती अवस्था साम्य कहलाती है। दूसरा है, सांद्रता की अवस्था की स्थिरता साम्य कहलाती है। तीसरा, साम्य की अवस्था अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान होता है। और चौथा है, साम्य की अवस्था रासायनिक स्थिर अवस्था है। चलिए चारों को देखते हैं भैया। देखिए, पहला कहता है क्रिया कारक एवं उत्पाद की शुरुआती अवस्था साम्य कहलाती है। तो देखो, क्रिया कारक मतलब रिएक्टेंट्स और उत्पाद मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है, इन दोनों की शुरुआती अवस्था साम्य कहलाती है। क्या शुरुआती अवस्था साम्य कहलाती है? ग्राफ में मैंने आपको बताया था, आपने जैसे क्रिया का कुछ रिएक्टेंट्स क्रिया कारक डाला तो जैसे जैसे रिएक्शन किया एक उत्पाद बनना चालू हुआ, तो क्रिया कारक तो घट रहा है, उत्पाद तो बढ़ रहा है। तो क्या शुरू की अवस्था साम्य कहलाई? नहीं। एक स्थिरता आने के बाद, घटने और बढ़ने के बाद एक स्थिरता आती है, तब जो है साम्य की अवस्था कहलाती है। तो ये पहला लाइन गलत है दोस्तों। दूसरा, सांद्रता की अवस्था की स्थिरता साम्य कहलाती है। ठीक है, सांद्रता की अवस्था, जब सांद्रता की जो अवस्था होती है वो जब स्थिर हो जाता है, समान हो जाता है, स्थिर हो जाता है, समान कहते हैं एक समान लाइन में चलने लगता है, स्थिर हो जाता है, वो स्थिति साम्य कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, साम्य की अवस्था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान होती है। ये गलत बात है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है आप समझिए। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है केवल एक दिशा में ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, कैसे? क्रिया कारक से केवल उत्पाद बनाएगा। तो कहता है कि साम्य की अवस्था इसमें होती है। मैंने क्या बताया? ऐसा नहीं होता है। जब साम्य की अवस्था आती है दोस्तों तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है, दोनों तरफ रिएक्शन होता है। तो ये पॉइंट भी गलत है। क्या आएगा? साम्य की अवस्था में कौन सा अभिक्रिया होता है? उत्क्रमणीय होता है, ना कि अनुत्क्रमणीय होता है। अगला है पॉइंट है, साम्य की अवस्था रासायनिक स्थिर अवस्था है। ठीक है, साम्य की अवस्था क्या है? रासायनिक स्थिर अवस्था है। तो क्या ये स्थिर अवस्था है? हमको लगता है कि साम्य आने के बाद स्थिर हो गया है, लेकिन स्थिर नहीं होता है। जैसे ही साम्य आता है उसके बाद वो उत्क्रमणीय अवस्था चालू हो जाती है, मतलब कि उत्पाद से जो है आपके क्रिया कारक बनना चालू हो जाते हैं, क्रिया कारक से उत्पाद बनता रहता है। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है और तीव्र गति से चलता है, स्थिर नहीं होता, रुकता नहीं है। स्थिर का मतलब यहाँ पर रुक जाता है क्या? रिएक्शन होना? नहीं, रुकता नहीं है। एक गतिक अवस्था है। जो साम्य होता है, रासायनिक साम्य जो है वो एक गतिक है, वो चलते ही रहता है। दिखता है कि रुका हुआ है लेकिन असल में वो चलता रहता है।
ठीक है, क्या चीज, रिएक्शन चलता रहता है। आप ये मत सोचना कि अरे यार सर तो बोल रहे हैं साम्य में आके स्थिर हो जाता है, साम्य स्थिर हो जाता है, उसका रिएक्शन स्थिर नहीं होता, रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो गतिक अवस्था है। ठीक, गतिक आपके सिलेबस में भी है तो बहुत ध्यान से समझिए। अगला है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक की सांद्रता घटती है। दूसरा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान साम्य की अवस्था आने के बाद अभिक्रिया बंद हो जाती है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान साम्य अवस्था के उपरांत RF RB की दरें घट जाती हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक की सांद्रता घटती है। क्या घटती है? रासायनिक अभिक्रिया, दो मैंने आपको रसायन को आपस में मिला दिया है ना, दो चीजों को, पदार्थ को मिला दिया, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, है ना भाई। घटेगा तभी तो कुछ उत्पाद बनाएगा। ऊपर से ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था, ऊपर से नीचे आता है तो घटते जाता है। ग्राफ को दिमाग में रखो, बिल्कुल याद रहेगा आपको, ठीक है ना, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो घटेगा, घटेगा तभी तो कुछ नया, इधर ये जलेगा तभी तो कुछ नया बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो घटता है तो बिल्कुल सही है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान साम्य की अवस्था आने के बाद अभिक्रिया बंद हो जाती है। अभी मैंने बताया साम्य की अवस्था के बाद क्या बंद हो जाती है? नहीं होती है। क्या चालू हो जाता है आपका? उत्क्रमणीय अभिक्रिया चालू हो जाती है। उत्पाद से अब उल्टा जो है रिएक्शन चालू हो जाता है। उत्पाद जो है अभिकारक बनाता है, अभिकारक जो है उत्पाद बनाता है, तो और चलता है, वो बनता है ना, बंद नहीं होता, अभिक्रिया चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट इज, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान साम्य अवस्था के उपरांत RF और RB की दरें घट जाती हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन घटता है। क्या? क्योंकि मैंने आप क्या बताया, जैसी साम्य की अवस्था आती है उत्क्रमणीय अवस्था चालू हो जाती है, दोनों तरफ रिएक्शन होता है और तेजी से होता है, तो दरें क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और बढ़ जाता है ना। तो यहां तो कहता है घट जाता है, तो गड़बड़ कह रहा है इसका मतलब ये गलत वाक्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, साम्य अवस्था प्राप्त होने के उपरांत उत्क्रमणीय अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को कथन बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। दूसरा है, साम्य अवस्था में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान अग्रिम अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रिया की दरों में तीव्र वृद्धि हो जाती है। तीसरा है, रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य होता है। और चौथा है, साम्य की अवस्था में उत्प्रेरक मिलाने के उपरांत गति की दर बढ़ जाएगी। चलो भैया देखते हैं फटाफट। देखो, पहला कहता है साम्य अवस्था प्राप्त होने के उपरांत, यानी जैसे ही दोनों की सांद्रता बराबर हुई, किसकी, उत्पाद की और क्रियाकारक की सांद्रता बराबर हुई, तो क्या प्राप्त हुआ हमको? साम्य की अवस्था। तो कहता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि दोनों तरफ रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, साम्य अवस्था में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान अग्रिम अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रिया की दरों में तीव्र वृद्धि हो जाती है। तो ये बात सही है कि गलत है भैया? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों में तीव्र वृद्धि हो जाती है, इसी को हम गतिक प्रकृति बोलते हैं। तीसरा है, रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य होता है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात भी सही है। ठीक है, गतिक साम्य होता है, रुका नहीं रहता। चौथा है, साम्य की अवस्था में उत्प्रेरक मिलाने के उपरांत गति की दर बढ़ जाती है। तो क्या यह सही है? तो सही है, जब हम उत्प्रेरक मिलाएंगे तो गति की दर बढ़ जाएगी, समय कम लगेगा, लेकिन साम्य का बिंदु समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला है दोस्तों और अंतिम कथन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, साम्य की अवस्था केवल खुले में प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है, साम्य की अवस्था उत्प्रेरक डालने पर बदल जाती है। तीसरा है, गतिक साम्य में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में बराबर गति से चलती है। और चौथा है दोस्तों, ई सेल में साम्य स्थापित होने पर विद्युत वाहक बल घट जाता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है, साम्य की अवस्था केवल खुले में प्राप्त की जा सकती है। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। साम्य की अवस्था तब प्राप्त होगी, साथ ही साथ जो है आपका, माफ कीजिएगा,
उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, सामयिक अवस्था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये दोनों कब प्राप्त होगा? जब एक बंद जार के अंदर जो है ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो पहला लाइन तो बिल्कुल गलत है भैया, खुले में तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है साम्य की अवस्था उत्प्रेरक डालने पर बदल जाती है। तो क्या साम्य की अवस्था बदलती है? साम्य की अवस्था नहीं बदलती है। क्या बदलेगा आपका? उसका दर बदल जाएगा, ठीक है, गति की दर बदल जाएगी, लेकिन साम्य की अवस्था सेम रहती है। तो उत्प्रेरक डालने पे साम्य की अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये दिमाग में डालना। देखिए एक ही चीज को दो तरीके से घुमा के पूछ सकता है, कह देगा भाई उत्प्रेरक डालने पे साम्य की अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह साम्य की अवस्था शून्य होती है, ठीक है। ऐसे टाइप का मतलब जानते हो ना, एज इट इज तो नहीं आता है कोई भी चीज, है ना, थोड़ा घुमाता है। आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ जाना है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरा है गतिक साम्य में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में बराबर गति से चलती है। तो बराबर गति से चलती है क्या? बिल्कुल बराबर गति से चलती है। जितनी तेजी से आपका जो है उत्प्रेरक अभिकारक से लेके उत्पाद की तरफ चलेगा, उतनी ही तेजी से उत्पाद से अभिकारक की तरफ जो है वो गति चलती है, ठीक है ना। आरएफ की और आपके आरबी की, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चौथा है ई सेल के साथ ई सेल में साम्य स्थापित होने पर विद्युत वाहक बल घट जाता है। देखिए घटता बढ़ता नहीं है, शून्य हो जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको आखिरी में बताया था कि जो आपका डेल्टा जी है वो भी शून्य हो जाता है साम्य की स्थिति में, और ई सेल में भी विद्युत वाहक बल जो है वो साम्य की स्थिति में क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है आपका सेकंड जो था रासायनिक साम्य और उसके गति की प्रकृति, इसको हम लोगों ने आज जो है डिटेल में देखा है, साथ में हम लोगों ने एमसीक्यूज भी कर लिया है, ठीक है। और इसके आगे का जो भी रहेगा उसको हम जो है एक एक करके आराम से देख लेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही मैं बता दूं इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको हमारे ब्लॉग में उपलब्ध मिलेगी, तो आप हमारे ब्लॉग में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा की जो भी पीडीएफ है आप वहाँ से प्राप्त करते रहिए, डिटेल में नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।